आप? बहुत बढ़िया है सर, आपका आशीर्वाद है। और आज तकनीकी समस्या सर शुरू से ही हो रही है। हमारे श्रीमान आयुष त्यागी जी बेचारे हमेशा वही संचालन करते हैं तकनीकी, और बहुत मेहनत किए हैं तो ये स्थिति आ पाई है। और अभी हम लोग जुड़ भी नहीं पाए हैं, काफी लोग हाँ, नहीं जुड़ काफी पाए लोग हैं। जुड़ नहीं पाए हैं। जी अभी जी। कभी कभी संकट हो जाता है तकनीक का। जी जी। तो ये तो हमारे आपके हाथ से बाहर है। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है सर, तुम बता दो। बस सर 2 मिनट में इसको हम आरंभ करते हैं। आयुष जी इसका लाइव प्रसारण अ, अपने लोक पहल के उस पर कर दीजिए। ये फिल पट कोई दिक्कत नहीं है इसमें? ये फिल एक संतोष भारद्वाज जी जुड़ रहे होंगे। भाई साहब, जी जी, उनको जोड़ लीजिएगा इसी में। हमारे यहाँ प्रोफेसर हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। संतोष जी को जोड़ लीजिए। आ गया फिर। आयुष जी, प्रोफेसर संतोष भारद्वाज सर इसमें हैं, उनको उनको पैनल में ले लीजिए। पैनल में ले लीजिए। हाँ, आयुष जी प्रोफेसर संतोष भारद्वाज सर को पैनल में लीजिए। जी सर, लेता 1 सेकंड दीजिए। जी जी, जी सर, ले लिया है। ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। संतोष जी जुड़ गए आप? सर जुड़ रहे हैं, वो अभी कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, कनेक्ट हो। हाँ जी, हाँ जी। ये ताला वाला इतना लगा दो, अंदर की लाइट ऑफ कर दो और ताला लगा दो। नमस्कार माननीय संतोष जी, आप म्यूट हैं। सर आप चल जाएंगे, हो गया, सब सब राइट्स मिल गए सर को। प्रणाम सर, प्रणाम आप सबको, प्रणाम मेरा। प्रणाम प्रणाम। पलाश भाई जुड़ गए? जी जुड़ गए हैं। मैं सर पलाश को प्रणाम प्रणाम, नमस्कार। आयुष जी पलाश जी को पैनल में ले लीजिए। आयुष जी पलाश जी को पैनल में लीजिए। अभी अखिलेश जी, ये लाइव तो नहीं जा रहा अभी? नहीं नहीं सर, अभी लाइव नहीं जा रहा। ये बताइए, कुछ भी बोला जा सकता है ये, मतलब राष्ट्रभाषा को लेके कि एकदम संतुलित बोलना है? बता दीजिए अपना दृष्टिकोण। नहीं सर, बिल्कुल आप आपका ये अधिकार है, आप बोलेंगे, आप नहीं, हमारे अधिकार विचार तो है परिवार पलाश भाई, नमस्कार। जी नहीं, अधिकार है, जी। क्योंकि जो राष्ट्रभाषा के साथ लंबा खिलवाड़ हुआ है तो वो हम सबके मन में पीड़ा तो है ही। तो आपकी तीक्ष्णता, आपकी तेजस्विता के साथ प्रवाहित होगी, उसमें कोई बाधा नहीं है। अविराम गंगोत्री से गंगा चलेगी। नहीं, इसलिए मैंने कही आप। नमस्कार त्यागी सर। नमस्कार नमस्कार पलाश जी, स्वस्थ हैं? जी सर, ठीक हो सर? अब सर हम लोग इसको शुरुआत करते हैं। ये मूल रूप से तो हमारा ये YouTube चैनल से ज्यादा हम प्रचारित प्रसारित होते हैं, जी तो हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हम लोगों के बीच प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी सर आ चुके हैं और बड़े आज जीवंत विषय पर विमर्श होगा। भाषा का विमर्श, भारतीयता का ही विमर्श है। सर मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय लोक पहल का प्रस्तुत करना चाहूंगा। लोक पहल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों का ही पहल और हस्तक्षेप है, जिसमें प्रयाग विश्वविद्यालय से डॉक्टर वी.के. सिंह जो इसके संयोजक हैं, मेरठ के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से के डायरेक्टर प्रोफेसर आलोक चौहान सर इसके बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इसके बाद बीएचयू से प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, प्रोफेसर अवनीश पार्थीरकर सर जो प्रबंधन विभाग के प्रोफेसर हैं, वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से हैं। और हमारे 5 सांस्कृतिक अधिष्ठान हैं, पूज्य रज्जू भैया, पूज्य अशोक जी सिंघल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मदन मोहन मालवीय और
महंत अवैधनाथ हमारे वैचारिक और सांस्कृतिक अधिष्ठान में सम्मिलित हैं और यह लोक पहल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का ही विचार है। उसी विचार को हम लगातार जनता के मध्य उनकी नीतियों को प्रचारित प्रसारित करते हैं। राष्ट्रवादी नीतियों का प्रचार प्रसार है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से। और जो जन समस्याएं हैं, जो भी सैद्धांतिक और जो रोजमर्रा की दैनंदिन जीवन की समस्या है, उसे हम सत्ता प्रतिष्ठान की ओर उन्मुख करने का कार्य करते हैं। तो लोक पहल एक सेतु के रूप में हमारे सम्मुख है। लोक पहल सर लगातार अनवरत अपना चुनाव से पहले लगभग 1 वर्ष से अधिक की इसकी व्याख्यानों की यात्रा संपन्न हो चुकी है। और जैसा आपको मैंने कुछ भेजा भी था, आपके ही विश्वविद्यालय के कुछ लोग, वरिष्ठ लोग जैसे प्रोफेसर संगीत रागी सर का सतत स्नेह आशीर्वाद मिलता है, प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी सर का, श्याम जाजू सर का। और उसी की कड़ी में आज एक बहुत जीवंत प्रश्न पर आपसे विमर्श करने के लिए, आपका पाथेय और उद्बोधन प्राप्त करने के लिए हम आपको बुलाए हैं। आपके विषय में अपने जो हमारे जो सहायक आचार्य हैं, मैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं, लेकिन आपके विषय में हम लोग सभी लोग जानते हैं, जो भी दिल्ली से थोड़ा सा लगाव जुड़ाव रखता है। आपका भारतेंद्र हरिश्चंद्र पर विशेष अध्ययन है। आपने देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जवाहरलाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई है। आपकी जो सर्वोच्च उपाधियां हैं वहीं से हैं, लेकिन फिर भी जो रंग है वह पूर्ण रूप से भारतीयता का है। और भाषा का विमर्श आपका बहुत महत्वपूर्ण अभिरुचि का विषय है। और भाषा कोई साधारण सब चीज नहीं होती है। भाषा किसी राष्ट्र का निर्माण करती है, समाज का निर्माण करती है। भाषा से समाज बनता है और समाज ने भाषा को समृद्ध करता है। तो भाषा और समाज का अन्योन्याश्रित संबंध है और उसके बिना राष्ट्र की कल्पना, किसी समाज की कल्पना और किसी प्रकार के सुंदर सभ्य सुशील समाज की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो भाषा एक परिष्कार है। डॉक्टर लोहिया ने सबसे पहले इस प्रश्न को राष्ट्रीय विमर्श के रूप में पहली बार छेड़ा था और उन्होंने कहा था कि यह जो अंग्रेजी है, यह जो भाषा का प्रश्न है, वो अंग्रेजी के सबसे बड़े विद्वान थे, लेकिन अंग्रेजी के सबसे बड़े विरोधी थे। इसलिए विरोधी थे कि अंग्रेजी उन्हें औपनिवेशिक, सामंती और स्वतंत्रता की भाषा लगती थी। और इस स्वतंत्रता की भाषा से जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव भारतीयता पर पड़ता था, वह जो अंग्रेजियत का भूत आज भी नहीं उतर पाया है। हम मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बोल लेते हैं तो अत्यंत बड़े विद्वान कहलाते हैं, और अपनी राष्ट्रभाषा हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, अन्य भाषाओं से अपनी हेयता की भावना को अपने हृदय में हृदयंगम कर लेते हैं। यह प्रश्न, इस पर विमर्श आज भी है। यूरोप की भाषा भी अंग्रेजी नहीं है, बहुत कम इटली की इटालियन है, उज्बेकिस्तान की, जितने यूरोप के देश लगे हुए हैं उनकी अपनी अपनी भाषा है। और अंग्रेजी बोलने वालों का प्रतिशत बहुत न्यून है। 4 से 6% यूरोप में अंग्रेजी भले लोग जाने, लेकिन उनकी भाषा 4 से 6-8% वाली भाषा है। और किस प्रकार उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा का स्वरूप दिया जाता है, वह प्रश्न अलग है। लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता को, इस राष्ट्र का जो जीवंतता है, उसकी भाषा का नाम हिंदी है। जब तक हम सार्वदेशिक रूप से, सार्वभौमिक रूप से हमारे में एकात्मकता की भाव दृष्टि का जागरण तभी होगा, हमारी भाव संज्ञा तभी स्पंदित होगी जब हमारी एक राष्ट्रीय भाषा होगी। इसी पर विमर्श करने के लिए इस विषय के सबसे श्रेष्ठतम विद्वान और उसके पक्षधर, पक्षपोषक और उसका नीरछीर विवेक करने वाले आज हमारे बीच प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी सर हैं। हम लगभग उनकी एक शिष्य परंपरा से ही आते हैं, क्योंकि जब हम विद्यार्थी थे तो आप सहायक आचार्य थे और आज इतनी लंबी यात्रा करके आप प्रोफेसर बने हैं। प्रोफेसर मात्र कोई शब्द संज्ञा नहीं, यह साधना का विषय है और आपने साधना की है भाषा की। और जिस विषय, जो केंद्रीय विषय है, जिस पर आपकी पुस्तकें हैं, कई आलेख हैं, कई शोध पत्र हैं, उसका जो केंद्रीय विषय है वो भारतेंदु है। भारतेंदु
का मतलब तीक्ष्णता, भारतेंदु का मतलब सार्वदेशिकता, भारतेंदु का मतलब जागरण, भारतेंदु का मतलब मूक से अभिव्यक्ति, शाश्वत अभिव्यक्ति, भारतेंदु का मतलब जहां तक राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के रूप में, एक सामान्य स्वयंसेवक के रूप में जाना है, इस गूंगे भारत पर जो भाषा अनगढ़ थी उसको गढ़ करके जो स्वरूप दिया वह भारतेंदु ने दिया। भारतेंदु का अवदान अद्वितीय है। और सर, मैं जहां आज से बैठा हूं, बैठ करके आज का संचालन प्रसारण कर रहा हूं, वहां से मात्र 40 किलोमीटर दूर भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, मैं गाजीपुर में हूं और बलिया के ददरी मेले के मंच पर उनका भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है उसका संभाषण हुआ था भृगु क्षेत्र में। तो और मैं जहां हूं वहां से बगल का गांव डॉक्टर विवेकी राय का ललित निबंधों की शाला का पुरुष प्रोफेसर कुबेरनाथ राय की जन्मभूमि से मैं बोल रहा हूं। यही है डॉक्टर विवेकी राय, कुबेरनाथ राय। हजारी प्रसाद की जन्मभूमि यहाँ से मुश्किल से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर है। यह भगवत शरण उपाध्याय की भूमि है, वहीं से मैं बोल रहा हूं। और यह ऐसा स्पर्श आज होगा, आज विद्वत्ता की वो गंगोत्री बहेगी जिसमें भाषा के प्रश्न को, इतना बड़ा प्रश्न है और इसे बहुत छोटा अंकन किया जाता है। आज भी हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसे अपनी आत्मा का आभूषण बनाया है। तब भारत से भारतीयता की अभिव्यक्ति हो रही है, उसमें भाषा का महत्व है। जो मोदी का मोदित्व है उसमें हिंदी है, हिंदी उसकी प्राण वायु है, वो हिंदी है। और ऐसे विषय पर आज हम अपने पाथेय के लिए हम धन्य हैं, लोकपहल परिवार धन्य है, आपका अभिनंदन करता है। लेकिन हमारा औपचारिक परिचय और अभिनंदन की एक लोकपहल की परंपरा और प्रक्रिया है। इसके लिए मैं मेरे प्रिय हैं, संघ के स्वयंसेवक के रूप में मेरे अनुजवत हैं श्रीमान पलाश काकतीय को आमंत्रित करता हूं कि सर का विधिवत परिचय के साथ विधिवत परिचय प्रस्तुत करें, तब सर का पाथेय शुरू होगा। पलाश। नमस्कार। डॉक्टर प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी सर आज हमारे लोक पहल के पवित्र मंच में वक्ता के रूप में आए हैं। सर का विषय है राष्ट्रभाषा और राष्ट्र एकात्मता। सर ने अपना MA, MPhil, PhD जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से कंप्लीट किया है हिंदी साहित्य में, हिंदी भाषा में। और सर का PhD कंप्लीट होने के बाद सर ने शिवाजी कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाला कॉलेज है, उसमें तदर्थ सहायक प्रोफेसर के रूप में करीब 9 महीना काम किया था। उसके बाद सर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले गार्गी कॉलेज में 2007 से अभी तक सर काम कर रहा है। 2007 में सर ने ज्वाइन किया था। 2018 में सर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सर का प्रमोशन हुआ था और 2021 नवंबर महीने से सर प्रोफेसर के रूप में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। सर का मूलतः 2 किताब है, 2 पुस्तक है। पुस्तक है आधुनिकता के आईने में भारतेंदु, अनंत प्रकाशन दिल्ली इसका पब्लिश करते हैं। और आलोचक भारतेंदु ये पुस्तक है, देव प्रशासन इसका प्रशासन करते हैं। यही है सर का संक्षिप्त परिचय। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पलाश जी। सर किसी परिचय के तो मोहताज है ही नहीं है। जिसका विषय है, जिन्होंने जिया है भारतेंदु को, वो भाषा ही आधार है। और भाषा का क्या लालित्य है, सौंदर्य है, और साहित्य की संवेदना, और संवेदना से किस प्रकार चेतना का निर्माण होता है, उसकी अनंत यात्रा का नाम है प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी। तो मैं बड़ी विनम्रता से आगे से अपने से हम सबको कृतार्थ करें। प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी सर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी के कल्याण की भावना के साथ ये जो हमारी भारत भूमि है, युगों युगों से इसका जो जनमानस है
विश्व के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए ऋषि मुनियों की परंपरा का देश सक्रिय है और यह यात्रा निरंतर जारी है। तो मेरा परिचय तो दोनों बंधुओं ने इतना बढ़ा चढ़ा के दे दिया है कि मेरे सामने संकट ये है कि मैं इस परिचय के साथ कितना न्याय कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, यह तो आप तय करेंगे। लेकिन इस प्रबुद्ध मंच से मुझे जोड़ने का जो अवसर मेरे परमात्मीय भाई जैसे सखा पलाश जी ने दिया और मित्र सखा प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी निरंतर संवाद और संपर्क बना करके मुझे इस मंच पर बोलने का जो मौका आज दे रहे हैं, उसके लिए मैं दोनों बंधुओं का हृदय से आभारी हूँ। और इस मंच को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। इस मंच को कई लोगों ने पहले बोल के अपनी वाणी से, स्वनाम धन्य लोग हैं जो बोले हैं, उन्होंने इस मंच पर अपने व्याख्यान दे करके इस मंच की महत्ता को स्थापित किया है। तो यह मंच और इस गरिमामयी मंच पर मैं जिस मुद्दे को आपके समक्ष रख रहा हूं, वह मुद्दा निश्चित रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और उससे भी दुखद ये है कि अत्यंत महत्वपूर्ण होते हुए भी यह उपेक्षित है। आजादी के तत्काल बाद ही राष्ट्र के लिए प्राणवायु की तरह भाषा की भूमिका होती है और उस प्राणवायु के रूप में इस भारत भूमि में बहने वाली अगर कोई भाषा है, ये बात मैं नहीं कह रहा, सामान्य रूप से सभी स्वीकार करते हैं, स्वीकारते हैं, मानते हैं, जानते हैं, वह भाषा हमारी हिंदी है। और 1876 में 1876-77 में हमारे हिंदी क्षेत्र के बनारस वासी हिंदी आधुनिक चेतना, पुनर्जागरण, सांस्कृतिक जागरण के जनक, स्वदेशानुरागी, स्वभाषा प्रेमी, स्वराष्ट्र से जीवन और मरण का संबंध रखने वाले भारतेंदु भी एक कविता लिखते हैं और उस कविता का जो दर्द है, वह दर्द आज भी हम भारतीयों के लिए बना हुआ है। वह दर्द भारतेंदु का आज भी दूर नहीं हुआ है। उस दर्द को मैं आप सबके साथ साझा करूंगा, आपके समक्ष रखूंगा। उससे पूर्व मैं इस डिजिटल मंच पर जुड़े अपने सभी मित्रों का, जिसमें प्रोफेसर संतोष कुमार भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं, मेरे अनन्य मित्र हैं विवेक मणि त्रिपाठी जी, जिनसे अभी ऋषिकेश में मुलाकात हुई थी, वह भी बहुत आत्मीय हैं। उन सबका साथ साथ जो भी मित्र जुड़े हैं या इस परिचर्चा को डिजिटल मंच पर कभी भी सुने, उन सबको हमारा देश उत्सवों का देश है। तो आज धनतेरस भी है, छोटी दीपावली भी है और बड़ी दीपावली कल है। तो दीपावली का जो दीपोत्सव है, दीप पर्व है, उस दीप पर्व की सभी मित्रों को, साथियों को, अग्रजों को, अनुजों को, विद्यार्थियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, परम आदरणीय, एकदम सन्यासी का जीवन जीने वाले बाबा योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने अयोध्या के दीपोत्सव को इतना भव्य बना दिया है
कि वह पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे तपस्वी योगी और इस प्रदेश की बागडोर संभालने वाले परमादरणीय महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूं कि ये मंच जो लोक पहल है, उस लोक पहल के संरक्षक और प्रेरणा स्रोत माननीय महाराज जी ही हैं। उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात भारत के भारतेंदु हरिश्चंद्र जो अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं उससे शुरू करता हूं, क्योंकि मेरा शोध कार्य भारतेंदु पर ही है। जैसा कि पलाश जी ने बताया, वह हिंदी की उन्नति पर एक कविता लिखते हैं, व्याख्यान देते हैं और उसमें लिखते हैं, भारत में यह देश धन्य जहां मिलत सब भ्रात, निज भाषा हित कटि कसें हम कहें आज लखात। भारत में जब भी लोग मिलते हैं, भाई लोग, मित्र लोग, भारतवासी, तो अपनी भाषा के लिए वो क्या करते हैं, वो व्यंग कसते हैं। यह हमको दिखाई पड़ता है, ये भारतेंदु कह रहे हैं। और भाषिक हीनता हमारे समाज में आज कितनी है, ये आप अगर पढ़े लिखे हैं, विश्वविद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ते पढ़ाते हैं, ये जान सकते हैं। एक गरीब व्यक्ति भी अपने जीवन का लक्ष्य अपने बच्चे को अंग्रेजी दा स्कूल में पढ़ाना समझता है। यह भाषिक हीनता है। भाषा कोई ज्ञान नहीं है, भाषा ज्ञान का माध्यम है, वाहक है, संस्कृति की वाहक है, सभ्यता की वाहक है, संवेदनाओं की वाहक है। लेकिन आज हमारे देश में, देश के समाज में, लोगों में भाषिक हीनता भारतेंदु के समय से भी ज्यादा व्याप्त है और लोग अंग्रेजी में बोलना, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना, अंग्रेजी दा होना, अपने को अपनी हीनता बोध से छुपाते हुए भागते नजर आज भी आते हैं, पहले भी आते थे। आगे भारतेंदु लिखते हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के कटे नहीं को। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। जो हृदय की हीनता है, हृदय की पीड़ा है, हृदय की वेदना है, हृदय की परेशानी है, बिना निज भाषा के ज्ञान के मिटने वाली नहीं। आज हमारे पढ़े लिखे नौजवान युवक अगर संवाद करने से बचते हैं, किसी मुद्दे पर चर्चा करने से डरते हैं, तो इसका मूल कारण है कि उनकी शिक्षा, दीक्षा और संस्कार उस भाषा में हो रहे हैं जहां उनके हृदय की वेदना, हृदय में जो गड़ा हुआ कांटा है, उसका कोई निदान हमारी शिक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रही है। इसी कारण देखो, लाखों करोड़ों लोगों में 10, 20, 50 हजार लोग मिल जाएं, वो समस्या नहीं, समाधान नहीं है समस्या का। समाधान ये है कि अधिकांश युवक हमारी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा प्राप्त करके अपने को या विद्या सा विमुक्तये वाली स्थिति में पाएं, तमसो मां ज्योतिर्गमय वाली स्थिति में पाएं। क्या ऐसा पा रहे हैं? नहीं पा रहे हैं। तो इसके पीछे निज भाषा का जो हमने लंबे समय से जो कहना चाहिए परित्याग किया है, या उसका उपहास उड़ाया है, या उसको हमने छोड़ दिया है, उसकी एक मूल वजह भारतेंदु भी मानते हैं और आज यथार्थ में है। आगे वो कह रहे हैं, पढ़े संस्कृत जतन करी पंडित भे विख्यात। अब भारतेंदु संस्कृत के साथ भी नहीं, वो समय के साथ हैं,
राष्ट्र के साथ हैं, देश प्रेम के साथ हैं, देश की संस्कृति और जन जन की बोली जाने वाली भाषा के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि संस्कृत राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती है। संस्कृत भी राष्ट्रभाषा हो सकती है अगर राष्ट्र के नेतृत्व ठान लें तो। जब अंग्रेजी राष्ट्रभाषा हो सकती है, शासन की भाषा हो सकती है, फारसी शासन की भाषा हो सकती है, संस्कृत क्यों नहीं हो सकती? लेकिन भारतेंदु उस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कर रहे हैं जो जन जन की भाषा है, जीवन की भाषा है। आगे वो लिखते हैं, पढ़े संस्कृत जतन करी पंडित भय विख्यात, पे निज भाषा ज्ञान बिन कही न सकते एक बात। वो भी कुछ कह नहीं सकते पढ़ लिख के, क्योंकि संस्कृत में संवाद करने वाला समाज है ही नहीं। समाज भी तो चाहिए आपके लिए। आप चाहे फ्रेंच जानते हैं, अरेबिक जानते हैं, जर्मन जानते हैं, रशियन जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं या हिब्रू जानते हैं, आपके जानने मात्र से आप संवाद थोड़ा ही कर सकते हैं, एकालाप कर सकते हैं। समाज से संवाद करने के लिए, सामूहिकता का जीवन जीने के लिए, राष्ट्र के लिए जीने के लिए आपको राष्ट्र की भाषा में, राष्ट्र के लोगों की भाषा में संवाद करने की दक्षता और योग्यता होनी चाहिए, तब संवाद संभव है। इसलिए संस्कृत भी विकल्प नहीं देख रहे भारतेंदु। आगे वो कहते हैं, पे निज भाषा ज्ञान बिन कही न सकते एक बात, पढ़े फारसी बहुविध तो भय खराब। फारसी उस समय की भाषा थी, सरकारी भाषा थी, सरकारी कार्यालयों की भाषा थी, उसको भी वो ठीक नहीं मान रहे क्योंकि वो रोजगार की भाषा थी, फिर भी वो उसको खराब मान रहे हैं। पानी खटिया तर रहो पूत मरे बकिया। क्या हालत होती है फारसी पढ़ के, भाषिक जो संवादहीनता बनती है उसकी चर्चा कर रहे हैं। अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पे निज भाषा ज्ञान बिन रहतहीन के हीन। ये आज की शिक्षा व्यवस्था, आज की भाषिक व्यवस्था पे 100% लागू होती है। अंग्रेजी पढ़ के हम अत्यंत प्रवीण हो सकते हैं, चतुर हो सकते हैं, चालाक हो सकते हैं, लेकिन हीनता का भाव मिटता नहीं है, जाता नहीं है। यह सब भाषा काम की जबलों बाहर वास, घर भीतर नहीं कर सकता इन सो बुद्धि प्रकाश। ये जो भाषाएं हैं, संस्कृत हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, इससे बुद्धि का, आत्मा का, चेतना का विकास नहीं हो सकता। और हमारी संस्कृति का मूल है, हमारी राष्ट्र की आत्मा का मूल है भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति में संतुलन स्थापित करना, संतुलन बनाना। और उस संतुलन के लिए केंद्रीय धुरी है पूरी धार्मिक चेतना, धर्म, जो रिलीजन नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। धर्म के अनुसार ही हमारे जो पुरुषार्थ हैं, अर्थ, काम और मोक्ष परिपूर्ण होने वाले हैं। तो ये जो भौतिक उन्नति के साथ साथ आध्यात्मिक और मानसिक और भावनात्मक उन्नति जो हो सकती है, बुद्धि का जो प्रकाश हो सकता है, बुद्धि का जो विकास हो सकता है, या जो आत्म साक्षात्कार हो सकता है, वह आपको निज भाषा में ही हो सकता है, जो राष्ट्र भाषा में ही हो सकता है। अब राष्ट्र भाषा कौन सी होती है? जिस भाषा में हम स्वप्न देखते हैं, जिस भाषा में हम सामूहिकता में जीते हैं, जिस भाषा में जीवन की पूरी उथल पुथल होती है, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, तमाम तरह के कार्य व्यापार होते हैं,
वह भाषा एक प्रकार से राष्ट्र की धड़कन या राष्ट्र की प्राणवायु होती है। मैं भाषा को राष्ट्र की प्राणवायु मानता हूं। राष्ट्र अगर एक शरीर है तो उसकी प्राणवायु भाषा है, और उस प्राणवायु के बिना राष्ट्र की जो गति हो सकती है, दुर्गति हो सकती है, वो हम सब देख रहे हैं। अब 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, यह बात हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आज तक भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी, या मैं कहता हूं भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा बन जाए, एक बार हम मान भी लें कि संस्कृत बन जाए, तमिल ही, तेलुगु, कन्नड़ जो भी बन जाए, एकमात्र भारत ऐसा राष्ट्र है जिसकी राजभाषा या राष्ट्रभाषा के रूप में अपनी भाषा की स्वीकार्यता संवैधानिक या शासन के स्तर पे नहीं है, एकमात्र राष्ट्र है। अन्यथा सभी राष्ट्र अपनी अपनी राष्ट्रभाषाओं को गरिमा में गौरवपूर्ण तरीके से सम्मान उसी तरह से करते हैं, देते हैं, रखते हैं सम्मान की स्थिति में जिस तरह से अपने राष्ट्र ध्वज को रखते हैं, राष्ट्रीय स्मारकों को रखते हैं, क्योंकि वो संस्कृति की, सभ्यता की, संस्कारों की वाहक होती है। तो ये हमारा दुर्भाग्य भी है और हमारे लिए अत्यंत ही लज्जास्पद भी है, शर्मनाक भी है। ये स्थितियां क्यों बनी, कैसे बनी, बहुत सारे कारण हैं। एक किताब है जिसमें इस स्थिति का बड़ा सटीक वर्णन किया है। ये किताब है नेहरू की 127 ऐतिहासिक गलतियां। इसमें ये है, रजनीकांत पुराणिक की किताब है। एक विचारक हैं BN शर्मा, वह लिखते हैं कि क्या कारण है कि हम राष्ट्रभाषा के रूप में अपने राष्ट्र की किसी भाषा को नहीं स्थापित कर पाए, बना पाए, वो बता रहे हैं। पेज नंबर है 327, जिसपे वो लिखते हैं, आखिर ऐसा क्यों है कि आजादी के करीब 5 दशक बाद भी हम अभी तक अंग्रेजी के बोझ से मुक्त नहीं हो पाए हैं और न ही अपने लिए एक राष्ट्रीय भाषा का चुनाव कर पाए, न ही अपने लिए एक राष्ट्रीय भाषा का चुनाव कर पाए हैं। फुल स्टॉप। यह बात एक निर्विवाद सत्य है कि हिंदी एकमात्र ऐसी भाषा है जो सबसे अधिक राज्यों में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। फुल स्टॉप। अगर कोई तमिल या फिर केरल का निवासी अंग्रेजी को आसानी से सीख सकता है तो फिर वह हिंदी क्यों नहीं सीख सकता, जिसका संस्कृत आधार उसकी अपनी भाषा के कई शब्दों का एक सामान्य स्रोत। नेहरू जो पश्चिम उन्मुखी महानुभाव थे ने हिंदी को लागू करने की दिशा में न तो कभी ईमानदार प्रयास किया और न ही राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई। नेहरू ने हिंदी को अपनाने के काम में बाधा डालने के लिए दिखावटी तर्कों का प्रयोग किया, जैसे वैज्ञानिक शब्दावली की कमी। तो फिर वो सवाल कर रहे हैं नेहरू के इस बात से, तो फिर फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, कोरिया और कई अन्य यूरोपीय एवं एशियाई देशों ने अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छा प्रबंधन कैसे किया। जो कहते हैं हम विज्ञान की भाषा या टेक्नोलॉजी की भाषा या मेडिकल की भाषा नहीं बना सकते। अगर हम नहीं बना सकते तो इन तमाम एशियाई देशों ने, दुनिया के अन्य देशों ने इन अपनी मातृभाषाओं में इन विषयों की शिक्षा दीक्षा कैसे की, कैसे दी, कैसे इतना विकसित हुए। ये सवाल नेहरू से पूछा जाना चाहिए।
नेहरू की परंपरा को महिमा मंडित करने वाले लोगों से पूछा जाना चाहिए कि ऐसे कैसे हुआ। अंतरराष्ट्रीय संवाद में मुश्किल और स्थानीय भारतीय भाषाओं की विविधता। ये भी तर्क दिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय संवाद नहीं हो सकता। अन्य तमाम देशों के लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, उनको कोई हीन भाव नहीं है। दुनिया में घूमते हैं, कोई हीन भाव नहीं है। जैसा कि अभी अखिलेश जी कह रहे थे कि यूरोप की भाषा भी अंग्रेजी नहीं है। आप फ्रांस में चले जाइए, सब लोग फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी वाले जर्मन बोलते हैं। तमाम छोटे छोटे देश अपनी भाषाओं के प्रति एकदम सजग, सचेत और ईमानदार हैं। लेकिन हमारी सत्ता प्रतिष्ठानों में बैठने वाले लोग प्रारंभिक दौर से ही ईमानदार नहीं रहे और उसके लिए बड़ा कोई जिम्मेदार व्यक्तित्व है। अब सवाल यही होगा कि हर आदमी नेहरू के सिर पर ही मटकी क्यों फोड़ता है? चाहे कोई देश की समस्या हो, हर समस्या के लिए नेहरू को ही क्यों जिम्मेदार मानता है? क्योंकि वह एक ऐसा डिपार्चर पॉइंट था, प्रस्थान बिंदु था, जहां से हम अपनी स्थितियों को अपने राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता और सनातन मूल्यों के अनुरूप बदल सकते थे, जो कि बदल नहीं पाए, जो वहीं रोक दिया। इसलिए भाषिक मुद्दे के सवाल को नेहरू की अंग्रेजीदा सोच के साथ जोड़ के देखा जा सकता है। जैसा कि कश्मीर के मुद्दे का भी सवाल नेहरू की समस्या के साथ जुड़ता था, जिसका हल हुआ। ऐसे ही निकट भविष्य में मुझे लगता है कि भाषिक समस्या का भी कोई न कोई हल होगा। अब हमने संविधान सभा के अंतर्गत बहस करके, विमर्श करके भाषा के मुद्दे पर तय किया, और क्या तय किया कि 1950 में 26 जनवरी से 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को लागू कर दिया जाएगा। हम सब जानते हैं 1963 में क्या हुआ और उसके बाद की जो स्थितियां बनी, उन स्थितियों में आज के संदर्भ में, आज के हालात में हम कह सकते हैं कि दूर दूर तक अभी संभावनाएं नजर नहीं आती। लेकिन असंभव कुछ नहीं है। देश बदलता है, नेतृत्व बदलता है, देश की आवश्यकताएं बदलती हैं और बदलाव होते हैं। तो हम सकारात्मक सोच के साथ कह सकते हैं कि इस राष्ट्रभाषा के संदर्भ में भी बदलाव आएगा, और निश्चित रूप से मैं तो स्वप्न देखता हूं कि जीते जी ही अपने राष्ट्र की भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में हम आप सब हिंदी को देख पाएं। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने का प्रयास आजादी के आंदोलन के दौरान नहीं हुआ था। कई लोगों ने प्रयास किया, उनमें गांधी जी का नाम आता है, दयानंद सरस्वती का नाम आता है, सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, और तमाम लोगों का नाम आता है जिन्होंने जीवन, सी राजागोपालाचारी का भी नाम है, जिन्होंने जीवन पर्यंत प्रयास किया। और गांधी तो 1909 में ही कहते हैं हिंद स्वराज में कि हर शिक्षित भारतीय को अपनी भाषा के साथ साथ पूरे देश की भाषा हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, ये बात कहते हैं। और 1917 में गांधी जी का मानना था, गांधी जी का विचार था, वो लिखते हैं 20 अक्टूबर 1917 को, लगभग आज से 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया, तब गांधी जी लिख रहे हैं, अक्टूबर में ही हम परिचर्चा कर रहे हैं, 105 साल हो गया। और वो लिखते हैं, अंग्रेजी इस देश की राष्ट्रभाषा न हो सकती है, न होनी चाहिए, क्योंकि यह देश की अधिकांश जनसंख्या की भाषा नहीं है। केवल हिंदी ही इस देश की राष्ट्रभाषा हो सकती है, क्योंकि यह सरल है,
सांस्कृतिक सामाजिक धरातल पर संप्रेषण की भाषा है और देश की अधिकांश जनता यह भाषा जानती है। तो जो सोच, जो विचार, जो चिंतन भारतेंदु के मन में था, कविता के रूप में था, वही सोच, वही विचार, वही चिंतन यहाँ हमें गांधी जी के विचारों में स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण है, गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता वाले 3-4% लोग, काले अंग्रेज शासन के, सत्ता के प्रतिष्ठानों पर काबिज हुए और उन्होंने उसमें अपना वर्ग हित देखा, अपना लाभ देखा। और हम सब जानते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान हमेशा अपना वर्ग हित देखते हैं, चाहे वो किसी कालखंड के सत्ता प्रतिष्ठान हो। बहुत कम सत्ता प्रतिष्ठान होते हैं जो अपना हित परित्याग कर पाते हैं। वो चुनाव को देख करके या हितों को देख करके बहुत कम निर्णय लेने वाले लोग होते हैं। अभी राजभाषा के रूप में भी अगर हम हिंदी को देखें तो उसकी स्थिति कोई ज्यादा बेहतर नहीं है। 1949 में 14 सितंबर को हमने स्वीकार कर लिया था राजभाषा के रूप में हिंदी को। आज लगभग 72-73 साल हो गए और ऐसा नहीं है कि हिंदी को बोलने वाले लोगों की संख्या कम है। दुनिया के भाषिक सर्वेक्षणों के अनुसार, जो कि कुछ अलग अलग कहते हैं, हिंदी तीसरे स्थान पर आने वाली दुनिया की भाषा है और इसको 70-80 करोड़ लोग बोलने वाले पूरी दुनिया भर में बताए जाते हैं। लेकिन अभी भी जो स्थितियां हैं, चाहे वो शिक्षा की स्थिति हो, चाहे शासन की स्थिति हो, चाहे विश्वविद्यालयों में स्थिति हो, जो राजभाषा अधिनियम है 1976 वह कहता है, जो हिंदी को वो 3 क्षेत्रों में बांटता है, का क्षेत्र, खा क्षेत्र, ग क्षेत्र। उनमें का क्षेत्र का पूरा कामकाज हिंदी में होना चाहिए, हम कर नहीं पा रहे हैं, जबकि ये अधिनियम कहता है। तो इन स्थितियों को देखते हुए हम लोगों के सामने ये एक बड़ा विकट संकट है कि जो भाषिक अब तो कहें कि राष्ट्रभाषा का सवाल एक प्रकार से भाषिक राजनीति का सवाल बन गया है और उस भाषिक राजनीति से लड़ने की या उसके सामने राष्ट्र के मुद्दों को प्राथमिकता में रखने की जो जिजीविषा है, जो क्षमता है, वैसे नेतृत्व की जरूरत है जो इस सवाल का हल निकट भविष्य में कर पाए। अभी हम ये मानकर चल सकते हैं कि जो आज राजभाषा के रूप में हमारे देश की हिंदी की स्थिति है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। अरे राजभाषा के रूप में भी अगर हमने ईमानदारी से हिंदी के साथ न्याय किया होता तो भी हम आज बेहतर स्थिति में होते, जैसा कि है नहीं। ऐसा नहीं है कि कुछ विकास नहीं हुआ है, बहुत विकास भी हुआ है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। अभी संविधान सभा में जो बहसें हुई, उन बहसों में बोलने वाले लोग और बताने वाले लोग भी इस समस्या को समझ रहे थे। मध्य प्रदेश से आने वाले सेठ गोविंद दास जी इस समस्या के संदर्भ में संविधान सभा में ही कहते हैं, वो कहते हैं मुझे एक ही बात खटकती है और वह यह बात सदा खटकती रहेगी कि इस प्राचीनतम देश का यह संविधान
देश के स्वतंत्र होने के पश्चात विदेशी भाषा में बना है। हम सब जानते हैं कि आज संसद की, उच्चतम न्यायालयों की, उच्च न्यायालयों की मूल भाषा या हमारा जो संविधान, जो मूल भाषा है संविधान की, वो अंग्रेजी है। तो ये बात उस समय के लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों को भी खटक रही थी और वो संसद में बोल रहे थे इस बात को। वो चाहते थे कि संविधान का निर्माण भी स्वभाषा में हो, जैसा कि हुआ नहीं, बाद में अनुवाद हुआ। तो गोविंद दास जी भी, सेठ गोविंद दास कहते हैं कि पंद्रह वर्ष तक इस देश में अंग्रेजी का दौरा रहेगा और नागरी लिपि के अंदर अंग्रेजी अंकों को रखकर उसका भी विरूपण कर दिया जाएगा, कर दिया गया है। हिंदी भाषा भाषियों को इससे बड़ा क्षोभ है। जो 15 वर्ष का समय दिया उसको सभी संविधान सभा के सदस्यों ने स्वीकार नहीं किया। वो नाराज थे और वो चाहते थे कि इतना समय न दिया जाए, हिंदी को स्वीकार किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी प्रकार के लोगों में उड़ीसा से आने वाले लक्ष्मी नारायण साहू जी थे। वह भी कह रहे हैं कि पहले देश का नाम भारत रखा गया, लेकिन भारत दुनिया की समझ में नहीं आएगा, इसलिए इंडिया दैट इज भारत कर दिया गया। यह क्या बात है? नेशनल लैंग्वेज क्या होगी इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसके विपरीत ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, ऐसा लिखा है वह हिंदी होगी, फिर अंग्रेजी चलेगी, फिर 5 वर्ष के बाद देखेंगे, फिर 15 वर्ष के बाद देखेंगे, ऐसा कहा गया है। इस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बन गया है, मैं समझता हूं कि यह सब एकदम व्यथा है, एकदम रद्दी है। अब ये भारत के संविधान को रद्दी कह रहे हैं। उनका रद्दी कहने का अभिप्राय या तात्पर्य भाषिक समस्या को ध्यान में रख के है। और संविधान में हम इतने संशोधन करते आए हैं, अभी भी निरंतर संशोधनों की संभावना है। तो हमने 1935 का लगभग पूरा अधिनियम स्वीकार कर लिया और कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान था वो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति का कुनबा जोड़ा वाली स्थिति में था। यह अलग बात है कि भारत में लोकतांत्रिक विरासत सदियों सदियों पुरानी है और उस लोकतांत्रिक विरासत ने उस संविधान को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ जिया। और आज हम लोकतंत्र की इतनी लंबी यात्रा करके अपने अमृत काल में 75वें वर्ष में खड़े हैं, लेकिन हमारे साथ ही आजाद हुआ जो हमारा पड़ोसी मुल्क था उसका क्या हश्र हुआ, हमारे इर्द गिर्द के राष्ट्रों की क्या स्थिति है, ये हमसे सबसे कोई छिपी बात नहीं है। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने एक दो बातें और रखूंगा और उसके बाद अपनी बात को विराम दूंगा कि उस समय के लोग भी इस स्थिति से सहज नहीं थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे। संयुक्त प्रांत के थे कमलापति त्रिपाठी जी, वह संविधान सभा में बोलते हैं, हमने इस देश के लिए एक भाषा स्वीकार की, पर दूसरी ओर उसके पीछे एक के बाद दूसरी ऐसी धाराएं लगा दी जिनका एकमात्र भाव यह है कि वह भाषा जिसे हम राष्ट्रभाषा करने वाले हैं कहीं जल्दी से न चली आए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अत्यंत नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि 15 वर्ष में ही हिंदी आ गई तो
सेक्रेटरिएट की नौकरियां कैसे ठीक होंगी? सिर्फ इस अवसरवादिता पर हमने ध्यान दिया, पर यह नहीं सोचा कि भाषा का संबंध राष्ट्र के हृदय से, उसकी आत्मा से होता है। भाषा भावों के प्रवाह का आधार होती है, भाषा संस्कृति का आधार होती है, और संस्कृति राष्ट्रों के इतिहास और उनके जीवन और उनके उत्थान और विकास का आधार हुआ करती है। भाषा और संस्कृति का कितना संबंध है? भाषा के बिना हमारी रचना की भित्ति क्या हो सकती है? क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक। हमने इस बात की ओर ध्यान न दिया और विदेशी भाषा को आज भी अपनाए रहे। पूर्ण विराम। अपने अपने शासन संविधान की भित्ति के लिए कौन सी भाषा खोजी है? भारत के पास कुछ और रहा हो या नहीं, परंतु भाषा और लिपि के क्षेत्र में हमारा देश कभी दरिद्र नहीं रहा। इस बात का इतिहास साक्षी है कि समस्त एशियाई देशों में हमारी लिपि से सहारा लेकर अपनी लिपियों का निर्माण किया है। पूर्ण विराम। हमारी भाषा में ऐसा ऊंचा वाङ्मय है जिसके आगे संसार नतमस्तक है। पूर्ण विराम। कितनी लज्जा की बात है कि हमारे देश का संविधान, जिसे हम प्रामाणिकता प्रदान करने जा रहे हैं, वह भी एक विदेशी भाषा में लिखा हुआ हो। यह ऐसे दोष हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। ये अभी परमादरणीय राय बहादुर राय की एक किताब आई है, भारतीय संविधान अनकही कहानी। इसमें कमलापति त्रिपाठी जी के मंतव्य को और वक्तव्य को उन्होंने कोट किया है। किस प्रकार से भाषिक विविधता का और लिपियों का समृद्ध इतिहास रहा है और भाषा का सांस्कृतिक जीवन से, राष्ट्र की धड़कन से कितना गहरा संबंध है, इस बात को उन्होंने रेखांकित करते हुए कहा है कि ये हमारे लिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, दुखद स्थिति है। लेकिन सुनने वाला कौन था? सुनने वाला तो आज भी कोई नहीं है। और ये हालात हैं कि निकट भविष्य में देखो कुछ समाधान हो। एक और मैं हवाला दूंगा, ये हवाला है इसी किताब से राजेंद्र प्रसाद जी का, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनके नेहरू जी के साथ क्या रिश्ते थे, नेहरू जी की सोच से वो कितने भिन्न सोच रखने वाले व्यक्तित्व थे, ये सोमनाथ मंदिर के संदर्भ में हम सब लोग जानते हैं, कोई छिपी बात नहीं है। तो वो भी बोलते हुए जब अपना भाषण देते हैं संविधान सभा में, तो उसकी चर्चा करते हैं भाषा के सवाल की, उसको उपेक्षित नहीं छोड़ते। वो लिखते हैं, बोलते हैं, एक समस्या जिसके सुलझाने में संविधान सभा ने बहुत समय लिया, वह देश के राजकीय प्रयोजनों के लिए भाषा संबंधी समस्या है। पूर्ण विराम। यह एक स्वाभाविक इच्छा है कि हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए। देश में बहुत सी भाषाओं के प्रचलित होने के कारण कठिनाइयों के होते हुए भी हम हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकार कर सके हैं, जो एक ऐसी भाषा है जिसे देश में सबसे अधिक लोग समझते हैं। पूर्ण विराम। जब हम यह विचार करते हैं कि स्विट्जरलैंड जैसे एक छोटे से देश में 3 राजभाषाओं से कम राजभाषा नहीं है, पूर्ण विराम, दक्षिण अफ्रीका में 2 राजभाषाएं हैं, तो मैं इसे एक बड़े ही महत्वपूर्ण विनिश्चय के रूप में देखता हूं। पूर्ण विराम। देश को एक राष्ट्र के रूप में संगठित करने के लिए के दृढ़ निश्चय की ओर सुविधा क्षमता की भावना इस बात से प्रकट होती है कि वे लोग जिनकी भाषा हिंदी नहीं है, उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया है। ये बात कह रहे हैं कि हिंदी के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था हुई उससे वो खुश थे, लेकिन साथ साथ उनका दुख भी झलकता है। और वो कहते हैं कि अपने इतिहास में पहली बार इस समय हमने एक
भाषा स्वीकार की है जिसका समस्त राजकीय प्रयोजनों के लिए सारे देश में प्रयोग होगा। मुझे यह आशा करने दीजिए कि यह उन्नत होकर एक ऐसी राष्ट्रीय भाषा का रूप धारण करे जिसमें सबको समान रूप से गौरव मिले। इसके साथ साथ प्रत्येक क्षेत्र को अपनी निजी भाषा को उन्नति करने की स्वतंत्रता ही नहीं होगी, वरन उसको उस भाषा को उन्नत बनाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। संविधान बनाने वाले लोगों ने कभी नहीं सोचा कि हिंदी को हम राजभाषा या राष्ट्रभाषा बना करके देश की तमाम अन्य प्रादेशिक भाषाओं को उपेक्षित कर देंगे या उनको कमतर बना देंगे। ये हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के उद्बोधन से, उनके विचारों से समझ सकते हैं। अब वो एक जगह और कह रहे हैं कि अब यह इस समूचे देश का कर्तव्य है, विशेषकर उनका जिनकी भाषा हिंदी है, कि इसको ऐसा रूप दें और इस प्रकार से विकसित करें कि यह एक ऐसी भाषा बन जाए जिसमें भारत की सामाजिक संस्कृति की पर्याप्त तथा सुंदर रूप से अभिव्यक्ति हो सके। तो मैं समझता हूं अगर हम पहले राष्ट्रपति जी के विचारों को ध्यान में रख करके देखें और समझें तो कहीं न कहीं हम भी एक भाषिक समाज के रूप में विफल रहे हैं। हमने इन 70 सालों में वह प्रयास नहीं किया जो प्रयास हमको भाषा के रूप में करने चाहिए थे। उन सामूहिक विफलताओं में हमारे विश्वविद्यालय भी हैं, कॉलेज भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, राजनेता भी हैं। तो ये पूरे एक राष्ट्र की विफलता के रूप में आज हम इसको देख सकते हैं। और भी तमाम मुद्दे हैं, उनको ध्यान में रख के हम कह सकते हैं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, राष्ट्र की बेहतरी के लिए, राष्ट्र के एक ऐसे स्वरूप को विकसित करने के लिए जो सभी के भावों का समावेश सामूहिकता में कर सके, दुनिया को नेतृत्व दे सके, दुनिया के सामने अपनी संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके, इसके लिए हमको एक राष्ट्रभाषा के रूप में निश्चित रूप से कड़े और कठोर कदम उठाने होंगे। उसी प्रकार से कड़े कठोर कदम उठाने होंगे जिस प्रकार से कभी ये सवाल तुर्की के कमाल पाशा जी ने पूछा था। उन्होंने अपने देश में क्रांति के बाद अपने देश के विद्वानों को बुला करके पूछा कि तुर्की कितने दिनों में चलने लगेगी। जैसा कि विद्वान लोग उत्तर देते हैं, हम और आप सभी लोग उत्तर देते हैं 10 साल लग जाएंगे, 15 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे। तुर्की के लोगों ने भी, जो विद्वान लोग थे, उन लोगों ने उत्तर दिया कि इसको चलने में लगभग 15 वर्ष लगेंगे। तो कमाल पाशा जी ने कहा कि मान लो 15 वर्ष आपके आज पूर्ण हो गए, कल से तुम तुर्की में काम करना प्रारंभ कर दो। ऐसी स्थिति जिस दिन, जैसा कि कभी मोदी जी ने भी एक बार चर्चा की थी, हम सब लोगों को याद हो, जब वो जनधन खाते खुलवा रहे थे, जनधन खाते खुलवाते समय उन्होंने एक बार चर्चा की थी कि हमको 1 करोड़ जनधन खाते खोलने हैं, बताओ कब तक खोले जा सकते हैं। तो अधिकारी जिस प्रकार से अपना तामझाम बताते हैं, मोदी जी ने कहा नहीं, अभी 6 महीने में खोल के दो या 1 साल में खोल के दो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन ये सवाल जिस प्रकार से जनधन खातों का था, यह सवाल कहीं आगे आने वाले भविष्य में हमारे किसी राष्ट्रीय नेतृत्व में, और वो नेतृत्व बड़ा सक्षम है, मोदी जी भी हो सकते हैं और भी उभरते हुए नेतृत्व हो सकते हैं,
जिस दिन तय कर लेंगे उस दिन से इसको बदलने में देर होने वाली नहीं है, लगने वाली नहीं है। हम जानते हैं कई देशों में ऐसा हुआ है। भारत कोई अद्भुत देश थोड़ा ही है कि ऐसा हो जाएगा तो कुछ अलग से घटित हो जाएगा। 1815 में जर्मनी आजाद हुआ और बिस्मार्क ने एक आदेश जारी किया कि 1 वर्ष के भीतर सभी राज कार्य करने वाले कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी अपना अपना कार्य जर्मन में करने लगेंगे। जो नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। 1 वर्ष में ही जर्मनी की राजभाषा जर्मन बन गई। क्या ऐसा निर्णय भारत जैसा राष्ट्र नहीं ले सकता? ले सकता है, बशर्ते लेने वाला नेतृत्व हो। ऐसे नेतृत्व के हाथ में राष्ट्र की कमान हो। ऐसी ही घटना 1917 में हुई रूस में। जर्मन का उपयोग हटा करके रूसी भाषा लागू की गई। इजराइल में हिब्रू भाषा बनी, जो लगभग 2000 साल से मृत प्राय हो चुकी थी। ऐसे दुनिया में अनेकों उदाहरण हैं जिनसे यह साबित होता है या पता चलता है कि राष्ट्रभाषा के रूप में स्वभाषा को तभी लागू ईमानदारी से किया जा सकता है जब इस देश का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जिसके निर्णय लेने की क्षमता राष्ट्र हित में हो, जनहित में हो, जन कल्याण में हो, जन जन की भावनाओं को ध्यान में रख करके जो राष्ट्र के हित में निर्णय ले पाएगा, राष्ट्र की एकता, अखंडता और अक्षुण्णता को ध्यान में रखकर जो निर्णय ले पाएगा, तभी इस समस्या का निदान या समाधान संभव है। नेहरू जी के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। एक संदर्भ और मैं देकर के चर्चा को विराम देने का प्रयास करूंगा। नेहरू जी केवल हिंदी के ही विरोधी नहीं थे। हमारे परम पूज्य विचारक, राजनेता, एकात्म राष्ट्रवाद के जनक दीनदयाल उपाध्याय जी एक जगह लिखते हैं, नेहरू जी संस्कृत को नहीं चाहते, इसलिए यदि हम संस्कृत का त्याग करते हैं तो प्रादेशिक भाषाओं में विविध विषयों की परिभाषाएं क्या होंगी। वही नेहरू जी का सवाल था कि जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, ज्ञान विज्ञान की शिक्षा है, या जो पारिभाषिक शब्द हैं जिनको डॉक्टर रघुवीर बना रहे थे, और उन पारिभाषिक शब्दों को बनाने के लिए डॉक्टर रघुवीर उपयोग कर रहे थे संस्कृत का, संस्कृत की शब्दावली का। वहीं से वो धातुएं ले रहे थे जिन पर नेहरू जी को आपत्ति थी। उस आपत्ति का जवाब देते हुए दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि कहां से शब्द निर्माण करें, कहां से पारिभाषिक शब्दावली लाएं। उसका उत्तर देते कहते हैं कि नेहरू जी संस्कृत को नहीं चाहते, इसलिए यदि हम संस्कृत का त्याग करते हैं तो प्रादेशिक भाषाओं में विविध विषयों की परिभाषाएं क्या होंगी। आज चल रही अंग्रेजी को ही हम आगे भी चलने देंगे या सामान्य जन के लिए सभी देशी भाषाओं की नई शब्द संपदा बनाएंगे। यह सच है कि कुछ अंग्रेजी शब्द इतने प्रचलित हो गए हैं कि उनको निकाल बाहर करने की बात कोई नहीं करता, किंतु विधि, विज्ञान, शास्त्र आदि में नई नई छटाओं के अनेक शब्द मूल शब्दों से या मूल धातुओं से बनते हैं। अंग्रेजी शब्दों की भांति अपनी भाषा में नए शब्द बनाने से इनकार करने पर क्या होगा जानते हैं? उदाहरण ही देखें। वो फिर बहुत सारे उदाहरण देते हैं, जैसे कि वो देते हैं जज से तमाम उदाहरण दिए उन्होंने, जुडिशरी, जुडिशियल, जजमेंट, जजशिप, जुडिकेचर, बहुत सारे उदाहरण दे रहे हैं। वो बता रहे हैं ये धातुएं अंग्रेजी की हैं। इसी प्रकार वो संस्कृत की वकालत कर रहे हैं।
आगे वो बता रहे हैं कि आप यदि हिंदी को अधिकृत भाषा बनाना चाहते हैं और सभी प्रादेशिक भाषाओं को भी उनके अपने राज्यों की अधिकृत भाषाएं बनाना चाहते हैं और विधि विधान मंडलों प्रशासन आदि अनेक क्षेत्रों में इसी भाषा का प्रयोग करना चाहते हो तो न्याय विषयक उपर्युक्त सभी शब्दों को देसी भाषाओं में लाना ही पड़ेगा और सभी शब्दों को मूल संस्कृत धातु से ही बनाना पड़ेगा। ये जो सवाल खड़ा करते हैं कि हम अपने शब्द संपदा का, अपनी परिभाषाओं का निर्माण अपनी सांस्कृतिक विरासत की ख्याति वाली भाषा संस्कृत की धातुओं का उपयोग करके ही बना सकते हैं। और ऐसा हुआ। और हुआ क्या कि शब्दावली वैज्ञानिक तकनीकी आयोग द्वारा बनाई गई, उसको कहीं उपयोग में ही नहीं लाया जाता, तो उन शब्दों को व्यवहार में ही नहीं ला रहे, तो जन प्रचलन में कैसे आएंगे? और वो पड़े हुए धूल खा रही थी और उसका जो हश्र हुआ वो हम सब जानते हैं। और एक जगह उन्होंने हिंदी के लिए दीनदयाल उपाध्याय जी ने विशेष आग्रह किया है और वो कहते हैं कि वे सभी देसी भाषाओं को राष्ट्रभाषा ही मानते हैं, हम सब मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो राष्ट्र में पैदा हुई है, जन्मी है, पली है, बड़ी है, जिसका संस्कार, संस्कृति, साहित्य या लोकगीत जीवन यहाँ विकसित हुआ है, वो राष्ट्रभाषा है। चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, हिंदी भी राष्ट्रभाषा है। लेकिन हिंदी को सामान्य शासन प्रशासन या जनजीवन की जो व्यवस्था है उसमें महत्वपूर्ण स्थान इसलिए सभी लोग मांगते हैं, चाहते हैं, क्योंकि हिंदी ज्यादातर लोग बोलते समझते हैं। हिंदी के अलावा जो भी भारत की राष्ट्रीय भाषाएं हैं, जो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में आज जिनकी संख्या 22 है, कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो बोलने वाले लोग हैं वो हिंदी के बराबर हों। इसलिए लोग हिंदी की वकालत करते हैं। लेकिन जो लड़ाने वाले लोग हैं, झगड़ा फैलाने वाले लोग हैं, वो कहते हैं अगर हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया तो फिर तमिल का, तेलुगु, कन्नड़ का क्या होगा? भाई वो लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं, हिंदी नहीं सीख सकते। भाषा फॉर्मूला हुआ लागू, उसको ईमानदारी से लागू नहीं किया। अभी भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की है। वह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा अगर ईमानदारी से सरकारें उसको लागू कर दें तो, क्योंकि शिक्षा समवर्ती विषय में आता है। समवर्ती विषय में राज्य और केंद्र सरकार दोनों नियम कानून बनाते हैं, उनका अनुपालन कराना उनके हाथ में, क्षेत्र में होता है, तो कितना लागू हो पाता है। मैं समझता हूं राष्ट्रभाषा को आगे दृढ़तर आयाम के रूप में स्थापित करने में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। मैं दीनदयाल उपाध्याय जी की बात को कह करके अपनी पूरी चर्चा को अब विराम देने का प्रयास करूंगा। दीनदयाल उपाध्याय जी तमाम भारतीय भाषाओं को राष्ट्रभाषा मानते हैं। उन्हें किसी भी अन्य भाषा से कोई गुरेज नहीं है, केवल हिंदी की वकालत नहीं करते। वो लिखते हैं कि सभी राष्ट्रभाषाएं ही मानते हैं। उनका मानना था कि इन सभी भाषाओं का विकास करना हो तो अंग्रेजी को पहले निकाल बाहर करना होगा। असली जड़ संकट की समस्या की है अंग्रेजी। और आज भी भाषिक सर्वेक्षण करा लीजिए, कोई बड़ा काम नहीं है। अंग्रेजी बोलने वाले लोग इस देश में अधिकतम 3-4-5% होंगे और वो 3-4-5% लोग पूरे देश पर अपनी भाषिक जो सर्वश्रेष्ठता है या जो भाषिक गुलामी है उसको लादे हुए हैं। इस भाषिक गुलामी से हमको शीघ्र मुक्ति मिले और हमारा राष्ट्र एक सुदृढ़ राष्ट्र बने और ऐसा राष्ट्र बने
जिसकी अनुभूज तमाम भारतीय भाषाओं के ज्ञान और साहित्य और समझ और चेतना की अनुभूज एक राष्ट्रभाषा के रूप में दुनिया के विभिन्न भूभागों में सुनाई पड़े। इस कामना और इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपने मेरे इस टूटे फूटे संवाद को लगभग 1 घंटे सुना, उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पुनः लोक पहल को, सभी लोक पहल के जितने भी साथी हैं, मित्र हैं या संचालन करने वाले महानुभाव हैं, सबको प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। आपने हिंदी की पीड़ा और उसके हिंदी की पीड़ा का जो परिवेश और पर्यावरण बनता है वो स्वतंत्रता के मुक्ति संग्राम से ही बनता है, और वहीं से उस पीड़ा को आगे बढ़ाते हुए और उसका जो क्रमिक विकास है और किस प्रकार वो अवपीड़न के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरी है हिंदी भाषा, और आज भी वह यक्ष प्रश्न के रूप में खड़ी है। वो भारतेंदु के प्रश्न वैसे ही जीवंत हैं। वो राम बहादुर राय, जिन्हें हम बड़े प्रेम से हम लोग राय साहब कहते हैं, जो हमारे पड़ोसी गांव के बासिंदे हैं, हम लोग एक ही, मात्र 1 किलोमीटर मेरे गांव और उनके गांव का अंतर है। तो उनकी जो पीड़ा, जो संविधान की कहानी है, वहां से आपने आरंभ किया, उसमें मैं जोड़ूंगा सर, आज भी इस देश में, इस देश के बजट को अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जाता है और उस देश का आम आदमी इस बजट को नहीं समझ पाता है। प्रश्न वही है कि वो बजट देश की जीवन की भाषा में और जन जन की भाषा में नहीं। एक अर्जी हम अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख हिंदी में नहीं ले सकते हैं। मैं चूंकि राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, विधि का विद्यार्थी रहा हूँ, केवल एक याचिका अभी तक हिंदी के रूप में स्वीकार सर्वोच्च न्यायालय में हुई है। तो ये तमाम प्रश्न हैं। संविधान सभा के सदस्य अलगू राय शास्त्री ने संविधान सभा में कहा था कि हिंदी की होड़ केवल अंग्रेजी से है, क्योंकि वह गुलामी की स्मारिका है। बाकी अंग्रेजी, हिंदी की होड़ न तो बांग्ला से है, तमिल से है, तेलुगु से है, कन्नड़ से। और वही जो राष्ट्र के नायक थे, उन्होंने ही ये आग लगाई कि हिंदी से प्रतिस्पर्धा दूसरे भाषाओं के विकास में कमी होगी, जबकि व्याकरणिक स्वरूप में, व्याकरणिक स्वभाव में वो समस्त भाषाएं हिंदी के समीप सामीप्य स्थापित करती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें दलितों का देवता मसीहा कहा जाता है, उन्होंने ही ये संविधान सभा में यह प्रस्ताव रखा, प्रपोजल रखा कि राष्ट्र की भाषा संस्कृत होनी चाहिए। अब उनका मंतव्य और मंशा जो हो, लेकिन उस प्रस्ताव को इसी नेहरू ब्रिगेड ने गिरा दिया। बाद में आरबी धुलेकर ने संविधान सभा में राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रस्ताव रखा, और जिसे कितना विरोध का सामना करना पड़ा इसे नहीं जानते हैं। और अभी आपने परिचर्चा इतिहास के उन सारे पृष्ठों की कलई खोल दी आपने कि किस प्रकार उसे सहवर्ती भाषा के रूप में, सहभाषा के रूप में अंग्रेजी को 15 वर्ष के लिए, 10-10 वर्ष के लिए संविधान संशोधनों से लगातार बढ़ाया जाता रहा है। और वो राष्ट्र का प्रश्न, और भारत की एक बड़ी विशेषता, राष्ट्रभाषा का प्रश्न जीवंत है, जैसे का तैसा है। जो 1947 में जन संप्रभुता की प्राप्ति के बाद था, वही 2022 के आज इस विमर्श के दिन भी वैसी ही स्थिति में है। बहुत कठिन प्रश्न और सबसे मौलिक प्रश्न है। लोहिया कहा करते थे कि विषमता का जितने आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक कारण है, उनसे भी बड़ा कारक भाषा का कारक है। भाषा विभेद को उत्पन्न करती है। 5% अंग्रेजी बोलने वालों की भाषा, जो टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं और जो देश बनाते हैं, देश गढ़ते हैं और देश को चलाते हैं, उनकी भाषा तो जन की भाषा है, वो तो हिंदी है। और तमिल में मैं सर यात्रा किया हूं, और आपने बहुत यात्रा किया होगा। कोई ऐसा तमिल नहीं है जो हिंदी न समझ सके, कोई ऐसा मलयालम उड़िया जो हिंदी न समझ सके। हिंदी, आपने एक बड़ा नया शब्द दिया कि हिंदी का जो प्रश्न है, वो जो भाषा का प्रश्न है, वो राजनीति का प्रश्न बन गया है। भाषिक प्रश्न राजनीतिक प्रश्न में परिवर्तित हो गया है, वही यक्ष प्रश्न है। और जिस दिन भारत तो अपने लोक नायकों की, हमेशा लोक नायक का अनुसंधान करता है, लोक नायक का अनुसंधान कभी राम का अनुसंधान किया, कभी कृष्ण का, कभी शिव का किया, तो एक शंकर का मानस हो,
जो इसका विनाश कर दे इस अंग्रेजी का, क्योंकि अंग्रेजी का मतलब सामंतवादी सोच के साथ जीने वाले लोग। अंग्रेजी माने गुलामी की स्मारिका, और उसी से इतनी प्रतिस्पर्धा है। देश की राज्यसभा और लोकसभा में डिबेट होती है तो लगता है कि हम कॉमन सभा या लॉर्ड सभा की डिबेट सुन रहे हैं, और बहुत छोटी सी भाषा। अभी आपने कहा इजराइल ने अपना विलुप्त होती भाषा हिब्रू को जागृत करके जीवंत स्वरूप दे दिया है, और भारत का लोकनायक जब तक जागृत नहीं होगा भाषा के प्रश्न पर, आज मोदी जी की लोकप्रियता अपने सर्वोच्च शिखर की ओर है, तो उसके मूल में केवल और केवल है भाषा का प्रश्न। मोदी जी अगर टालबोट से बात करना हो या पुतिन से बात करना हो, हिंदी में बोल करके, हिंदी का बोलना ही राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ आंखों में आंखें डाल के वार्ता है। यह सब हिंदी माता की कृपा से हुआ है। हिंदी माता के खंड हुए, गौ माता के खंड हुए, भारत माता के खंड हुए। अगर हिंदी को आज भी सम्मान और गरिमा के दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तो राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण नहीं होगा। राम बहादुर राय जी ने अपने संविधान की कहानी में इसी पीड़ा को अनंत पृष्ठों में शब्द शब्द मस्तिष्क तक ले जाने का सत्प्रयास किया है। वह उनकी पीड़ा है, उस अंचल की पीड़ा है जिसमें न तो राम जैसा नायक है न तुलसी जैसा गायक है। वो भोजपुरी है, नायक और गायक वाली भी संस्कृति और सभ्यता नहीं है, लेकिन इस पीड़ा को हम समझते हैं। कृष्ण को ब्रज मिला, ब्रज में सूर जैसा गायक मिला, कृष्ण जैसा नायक मिला, तो वो अमर हो गया। और कुल में लोक नायकत्व स्थापित होता है हिंदी से ही। हिंदी से ही इस देश का लोक नायक हो सकता है। और जो आलोचना नेहरू की है, नेहरू ब्रिगेड की, नेहरू की सोच और मानव मानसिकता का है, नेहरू के जो मानस पुत्र हैं, जो मैकाले के मानस पुत्र हैं, उनका जो नायकत्व धूल धूसरित हो रहा है, उसका कारण केवल और केवल हिंदी है। हिंदी का प्रश्न साधारण प्रश्न हो ही नहीं सकता। 1 घंटे के डिबेट में प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी जैसा विद्वान पुरुष उसको समझा भी नहीं सकता है। इसके लिए अनेक विमर्श की आवश्यकता है, जन जन के हृदय में इसके दीप के प्रज्वलन की आवश्यकता है, तब राष्ट्रभाषा जागृत होगी। और उसके लिए ज्यादा जो उत्तरदायित्व है वो भारतवासियों का है, उनके नागरिकों का है, सरस्वती के वरद पुत्रों का है। सर, मैं प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ा लिखा, लेकिन आज भी यहाँ का प्रोफेसर जब तक अंग्रेजी नहीं बोल लेता है अपने विद्वत्ता को सिद्ध नहीं कर पाता है। कितनी बड़ी विडंबना है, देश की राजधानी में भी वही अंग्रेजी है। रिक्शा वाले भी वेलकम करके कहेगा, स्वागत करेगा, लेकिन सुस्वागतम सुमंगलम की भाषा हमसे तिरोहित हो गई है। यही तो पूरी आखिरी पीड़ा है। संस्कृति के 4 अध्याय में इस पीड़ा की अनुभूति की जा सकती है। जितना आपने सूत्रवत ये सारे व्याख्यान प्रस्तुत किया है, हमने नैसर्गिक रूप से आपकी प्रशंसा की है, या जो आलोचना की है वो सब नैसर्गिक था, उसमें कुछ कृत्रिमता नहीं है। हमने आपको सुना है, हमने आपको पढ़ा है, आपकी पुस्तकों को पढ़ा है, शोध पत्रों को पढ़ा है। इससे मैं अभिप्रेरित होकर ये सारी बातें कह रहा था। न वो उसमें बनावट है, न तो उसमें किसी प्रकार की कृत्रिमता है। आपने जिन शब्दों में, ये लाखों लोगों तक हम जाते हैं तो 5 लाख 10 लाख में पहुंच जाते हैं। ये पीड़ा, यह स्पंदन, आपका जो ऋषि तुल्य आपका जो व्यक्तित्व है और हिंदी को आपने जिया है, भारतेंदु के रूप में जिया है, वह पीड़ा हजारों लाखों तक पहुंचेगी। निश्चित रूप से स्पंदन होगा और हम आपका आह्वान करेंगे, क्योंकि भाषा के प्रश्न पर 2 ही लोगों ने भारत को समझने का प्रयास किया। एक भारतेंदु ने, जो एक कवि थे और साहित्यकार थे, लेकिन दूसरी उसकी सबसे बड़ी संवेदनशील छुअन और स्पर्श दिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया। लेकिन लोहिया चूंकि सोशलिस्ट थे, एक प्रोपेगेंडा में वो उलझ गए, और नेहरू का मुकाबला हिंदी के प्रश्न पर उनका बड़ा प्रश्न है। और उसी राग को आपने भी हमारे श्रद्धेय राम बहादुर राय जी ने उसकी पीड़ा को कितनी अभिव्यक्ति दी है। वो सारे अलगू राय शास्त्री, कमलापति त्रिपाठी, धुलेलकर और जितने महान संविधान विशेषज्ञ में वो पीड़ा हुई। पूरब की लाली में कालिक मिट जाएगी, नवीन ने स्वयं संविधान सभा में उतना लंबा चौड़ा भाषण दिया। लेकिन आज भी सर, जो आपकी मुखार बिंदु से जो अभिव्यक्ति हुई, हिंदी वही खड़ी है, वही यक्ष प्रश्न है। एक लोक नायक की पुनः प्रतीक्षा की जा रही है,
जो एक झटके में जैसे 370 के प्रति अंगति पांव जमा करके वैसे ही हिंदी को स्थापित करने का प्रयास की आवश्यकता है, जैसे कमाल पाशा ने किया था, जैसे जर्मनी में हुआ था। तब तक हिंदी का उत्थान नहीं, और हिंदी का उत्थान नहीं तो राष्ट्रोत्थान नहीं हो सकता है। इस पर बहुत विमर्श की आवश्यकता है। और मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक, मेरे बड़े छोटे भाई हैं, वातांगो विश्वविद्यालय में हिंदी के सहायक आचार्य हैं, अत्यंत वैदुष्य है आपका, आप बहुत चैतन्य व्यक्तित्व के धनी हैं, और मैं चाहूंगा कि ऐसे स्वनाम धन व्यक्तित्व के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी जी को, कि वो सर का औपचारिक धन्यवाद लोक पहल के मंच पर करने की कृपा करें। डॉक्टर विवेक मणि जी। बहुत बहुत आभार सर। आज अभी डॉक्टर श्रीनिवास त्यागी सर को सुना, सर से अभी मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था ऋषिकेश में, तो सर को पूरा विस्तृत सुनने का जो पिपासा जो रह गई थी, आज वह पूरी हो गई। सर को आज पूरा सुना। तो सर सबसे पहले तो सर लोक पहल की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमारे संस्था को समय दिया, या हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और सर आपकी आज जो आपने भाषाएं, आप जो हिंदी पर राष्ट्रोत्थान पर जो आप बोल रहे थे, तो एक तरह से आपके जो मन के अंदर की जो पीड़ा थी वह ज्यादा परिलक्षित हो रही थी कि हिंदी को लेकर, राष्ट्रोत्थान को लेकर, राष्ट्रभाषा को लेकर आप जो प्रतिदिन एक अंतर्द्वंद से जूझते हैं, जो एक अंदर की पीड़ा रह गई है, वो ज्यादा परिलक्षित हो रही थी आपके इस आज के वक्तव्य के माध्यम से। और आपने अपने वक्तव्य में जो कहा कि भाषा की दृष्टि से हमारा भारत कभी भी दरिद्र नहीं रहा है, शायद बहुत ही मतलब एक कितना बड़ा सत्य है, शाश्वत सत्य है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा सर, चीन का। चीनी भाषा में 4 स्वर हैं, और ये चारों स्वर संस्कृत भाषा से गए हैं। चीनी भाषा में करीब 30,000 शब्द संस्कृत भाषा के हैं। तिब्बती लिपि पूरी तरह हमारी ब्राह्मी लिपि से निकली गई है। हमारे भारतीय विद्वान जब चीन गए, तिब्बत गए, उन्होंने ब्राह्मी लिपि से तिब्बती लिपि को बनाया। कंबोडिया की भाषा है, वहां का 90% शब्द उसमें संस्कृत के शब्द हैं। इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, बर्मा हो, इन सभी पर हमारी भाषाएं कितनी ज्यादा प्रभावशाली रही हैं। और वैसे देश में, वैसे हमारे देश में, वैसी सभ्यता एवं संस्कृति वाले देश में हमारे पास जब राष्ट्रभाषा नहीं होगा, हमारी अपनी भाषा को सम्मान नहीं दिया जाएगा, तो यह निश्चित ही चिंतनीय है, मननीय विषय है। और सर ने कहा भी कि अब बहुत लोग कहते हैं कि इसका जो इसके बारे में हम लोग बोलते हैं तो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बनी, इसका श्रेय नेहरू जी तक जाते हैं कि नेहरू जी ने नहीं बनने दिया, कि नेहरू जी के बारे में क्यों चर्चा होती है। तो सर ने स्पष्ट किया कि चर्चा क्यों नहीं की जाएगी, क्योंकि वह हमारा एक उत्थान का काल था। हम जो सैकड़ों वर्षों के मुगलों के शासन से आतंकित थे, फिर अंग्रेजों के शासन से आतंकित थे, फिर जब हमें एक समय मिला कि हम राष्ट्र के रूप में हम एक नए प्रस्थान बिंदु से अपने राष्ट्र को लेकर आगे बढ़ें, शुरुआत करें, और वैसे आरंभिक काल में नेहरू जी ने जो बड़ी गलती की, तो निश्चित रूप से हम इसके लिए नेहरू जी तक को जिम्मेदार तो माना ही जाएगा, क्योंकि नए भारत को लेकर चलने वाले वे नायक थे उस समय, और वहीं नए भारत को लेकर आगे चल रहे थे। और जब नायक गलती करता है तो पीछे के सेना नायक और प्रजा सबको भुगतना पड़ता है। आज मैं भाषाएं, हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। पिछले 11 वर्षों से सर मैं चीन में हूं, और जब मैं विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाता हूं तो कई बार लज्जित होना पड़ता है। हमारे विद्यार्थी पूछते हैं कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो मैं कहता हूं कि हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, तो एक तरह से वो लज्जा का विषय होता है, लज्जा का क्षण होता है। इसके अलावा हमारे विद्यार्थी, चीन के विद्यार्थी तृतीय वर्ष में भारत आते हैं 1 वर्ष पढ़ने के लिए, और जब यहाँ से लौट के जाते हैं तो कहते हैं, विवेक जी हम लोग हिंदी पढ़े ही क्यों, भारत में तो सब कोई अंग्रेजी बोलता है। जैसे ही हम लोग को विदेशी देखता है, हम लोग को अंग्रेजी बोलना हम लोग से शुरू हो जाते हैं। अखबार देखते हैं, अखबार के एक वाक्य में अगर 10 शब्द हैं तो 6 शब्द अंग्रेजी के हैं, तो हम लोग हिंदी क्यों पढ़े, चारों तरफ तो अंग्रेजी छाया हुआ है। तो यह निश्चित रूप से इस जो सर की जो पीड़ा थी, उस पीड़ा को तो मैं प्रतिदिन अनुभव करता हूँ चीन में। जब भी हिंदी पढ़ाता हूँ, जब भी हमारे विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं,
तो ये पढ़ाता हूँ तो वो ऐसी पीड़ा का अनुभव होता है। और जो उस समय, अब जब भारत हमारा स्वतंत्र हुआ उस समय लगभग सभी जो राष्ट्र प्रेमी थे, राष्ट्र नायक थे, उनकी इच्छा यही थी कि भारतीय भाषा को ही रखा जाए राष्ट्रभाषा के रूप में, और यदि संस्कृत निष्ठ हिंदी को रखा जाता राष्ट्रभाषा हिंदी, तो उस समय मुझे नहीं लगता कि दक्षिण भारतीय भाषाओं को भी कोई समस्या होती। अब वर्तमान समय में तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना यह राजनीतिक विषय अधिक हो गया है। दक्षिण भारत के से विरोध भी होता है तो यह राजनीतिक रूप से विरोध ज्यादा होता है। जनता में, प्रजा के लोगों के बीच में ऐसा कोई हिंदी के प्रति दुराव नहीं है। तो यह जो सर की पीड़ा थी, या इससे सर हम लोग निश्चित रूप से आज आशा करते हैं कि आपने जो कहा कि अगले 15 वर्षों में, 20 वर्षों में और शीघ्र ही भारत राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होगी। हम भी उस प्रतीक्षा में और हम भी ऐसी कामना करते हैं, और भगवान करे हम लोग यह समय, यह दिन देख कर ही जाए। और जैसा कि सर ने कहा कि हिंदी के बारे में नेहरू जी ने कहा था कि यह वैज्ञानिक भाषा नहीं, यह पूरी तरह सही नहीं है। जो आप देखें, हम तो धरती को भूगोल, हम लोग भूगोल बोलते हैं, और हमारे शब्द में ही निहित है कि धरती गोल है, ऐसा किसी शब्द में नहीं है। और हमारी भाषा को आप कैसे कह देंगे वैज्ञानिक है? हमारी भाषा तो ही विज्ञान से शुरू होती है। और किसी भी, जो सर ने कहा, त्यागी सर ने, कि जो भाषा होती है वो संस्कृति की वाहक होती है, कि यदि हम राष्ट्र को शरीर माने, और राष्ट्र को शरीर माने, तो जो संस्कृति है वह हमारी आत्मा है, और जो भाषा है वह हमारी आत्मा की वाहक है, हमारी संस्कृति की वाहक है। आप अब जैसे देखें, हमारे यहाँ शब्द है अंग्रेजी में यस्टरडे, टुडे, टुमारो। हमारे हिंदी में शब्द देखें, कल, आज और कल। इसमें हमारा जो भारतीय दर्शन छुपा हुआ है, हमारा हिंदू दर्शन छुपा हुआ है। हमारे लिए, हमारे भारतीय मनुष्यों ने जब चिंतन किया, मनन किया, तो उन्होंने पाया कि कल, बीता हुआ कल और आने वाला कल, दोनों हमारे लिए निरर्थक हैं, क्योंकि हम इन्हें सुधार नहीं कर सकते। ये हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे हाथ में केवल और केवल वर्तमान है, केवल और केवल आज है। तो ये देखने में एक छोटे से शब्द हैं, कल और आज और कल, और केवल इन शब्दों के माध्यम से कितना बड़ा भारतीय संस्कृति का, भारतीय दर्शन का रहस्य छुपा हुआ है। क्या यह जो भाषा, जो यह संस्कृति का निरूपण है भाषा के माध्यम से, क्या अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आ पाएगा। तो भाषा जो होती है हमारी संस्कृति की, किसी भी सभ्यता एवं संस्कृति की परिचायक होती है, वाहक होती है। और वैसे ही जो हमारी हिंदी भाषा है, हमारी भारतीय भाषाएं हैं, वे हमारी संस्कृति के परिचायक हैं, वे हमारी संस्कृति की वाहक हैं। अंग्रेजी कभी हमारी संस्कृति का वाहक नहीं हो सकता है। और सर ने बहुत अच्छा कहा, सर ने कहा कि अभी जो हम कहते हैं कि अंग्रेजी का अभाव में विकसित नहीं हो सकते, वैसे अभी भारत में, एशिया में 2 विकसित देश हैं, जापान और कोरिया, दक्षिण कोरिया। दोनों में से कोई अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करता। आज यदि हमारे भारत में चीन सबसे बड़ा विकासशील देश है, वह भी अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करता। वे लोग कैसे आगे पढ़े? और चीनी भाषा में, सर मैं आपको बता दूं, तो चीनी भाषा में तो और दूर होता है। कम से कम हमारी हिंदी, किसी भी अन्य भाषाओं में तो वर्णमाला है, वर्णमाला सीख लिए तो आप शब्दों को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन चीनी भाषा में प्रत्येक शब्द के लिए एक चित्र बनता है, चित्रलिपि है, और एक शब्द के 4 अर्थ होते हैं, उसको 4 स्वराघात में उसका उच्चारण किया जाता है। विश्व की सबसे कठिन भाषा है, और उस कठिन भाषा में उन्होंने विज्ञान को सीखकर, और विज्ञान के मामले में, विज्ञान के क्षेत्र में हमसे बहुत आगे हैं। जबकि अभी जैसे सर ने कहा कि जो भाषा आप देखें, जब भारत की भाषा संस्कृत थी, भारत हम अपनी भाषा में शिक्षा का माध्यम हमारी अपनी भाषा थी, तब हमारे पास क्या था? तब हमारे पास तक्षशिला था, तब हमारे पास नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला था। और आज जब हम अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ले रहे हैं, तो विश्व के 267 विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय नहीं। और मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे एक और चीन का उदाहरण लूंगा। चीन से कम हजारों विद्वान भारत आए हैं पिछले 2000 वर्षों में, विशेषकर 1000 वर्षों में। वे भारत क्यों आते थे?
तो वे भारत आते थे, हमारी जो भारत आते थे ज्ञान के लिए, वे भारत से चीन से चलते थे और सीधे नालंदा विश्वविद्यालय पहुंच जाते थे। भारतीय दर्शन, भारतीय संगीत, भारतीय विज्ञान को पढ़ने के लिए। और उस समय क्या थी भाषा, हम अपनी भाषा में पढ़ते थे। और सर अभी मैं बताना चाहूंगा चीन में, सर चीन में नैतिक शिक्षा हो, भाषा विज्ञान हो, नक्षत्र विज्ञान हो, नेत्र विज्ञान हो, नेत्र विज्ञान में विशेष रूप से मोतियाबिंद का इलाज हो, ये सभी भारत से चीन में आए हैं। और हमें कहा जाता है कि हमारे पास वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है, हमारे पास वैज्ञानिक शब्द नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। यह कितनी निराशा की बात है और कितनी अपमान की बात है हमारी भाषाओं के प्रति। चीन का नक्षत्र विज्ञान पूरी तरह से पूरा का पूरा भारत से आया है। चीन का स्थापत्य कला भारत से आया है। हमारे पास विज्ञान नहीं था तो हमारे जो दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिर पड़े हैं वो कहां से बन गए? क्या वो हवा से तो नहीं बन गए? आज भी 2000 वर्ष पुराने एक अजंता है, एलोरा है, एक ही पत्थर को काटकर, चट्टान को काटकर उतने बड़े मंदिर का निर्माण कर लिया गया और हम विज्ञान से अपरिचित थे। तो यह एक तरह से कितना अपमानजनित बात है कि हमारे पास वैज्ञानिक शब्दावली। यदि हम चीन की संस्कृति को देंगे, भारतीय संस्कृति को निकाल दें तो चीनी संस्कृति आधी रह जाएगी। और यह किसके बल पर था? विज्ञान के ही तो बल पर था। हमारी भाषा जो संस्कृत को बोला जाता है उसमें आधे से ज्यादा तो विज्ञान है। और आज इस कोरोना काल में तो हमने अपनी भाषा का महत्व भी देख लिया, अपनी संस्कृति की महत्व को भी देख लिया कि कैसे कोरोना काल में जो हमारी भारतीय संस्कृति की महत्ता थी वह कैसे परीक्षित होकर आई और कैसे इतने बड़े जनसंख्या को और कोरोना से बचा कर निकल गई। तो अभी मैं यही कहना चाहूंगा, सर ने जो कहा था कि संस्कृति जो परिचायक होती है, भाषा जो परिचायक होती है संस्कृति की, वाहक होती है, और यह पूर्णता सहमत है। और मैं चीन में देख भी रहा हूं कि यहाँ पर किस तरह से हमारी भाषाओं के माध्यम से हमारी जो भारतीय संस्कृति थी वह चीन में गई, पूरे एशिया में गई, बाहर भी गई और वहां पर अभी तक उनका प्रभाव है। एक मैं यहाँ पर एक और देंगे कि जो हुश थे 20वीं शताब्दी में अमेरिका में भारत चीन के राजदूत थे, उन्होंने कहा था कि भारत ने सीमा पर एक भी सिपाही भेजे बिना 2000 वर्षों तक चीन पर सांस्कृतिक रूप से राज किया। यह हमने कैसे राज कर लिया 2000 वर्षों तक? अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से और अपने विज्ञान के माध्यम से। जो विश्व के जो 4 प्राचीन सभ्यताएं थी उनमें से रोम अपने सौंदर्य के लिए विख्यात था, चीन अपने कौशल के लिए विख्यात था, भारत किसके लिए विख्यात था? भारत ज्ञान विज्ञान के लिए विख्यात था। हम तो हमेशा जब भी कहते हैं ज्ञान तो उसमें विज्ञान आ ही जाता है। तो हम अपने ज्ञान विज्ञान के लिए विख्यात थे, सुविख्यात थे, और हमारी भाषाएं ही उन ज्ञान विज्ञान की आधार थी। और अपनी भाषाओं के माध्यम से हमने त्रिकोणमिति का खोज किया हो या शून्य का खोज किया हो, या वर्तमान समय में अभी 1 से 10 तक का अंत लिखा जाता हो उसकी खोज की हो, हमने अपनी भाषा में इनका खोज किया था। और आज जैसे ही हमारी शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा से, हमारी राष्ट्रभाषा से हटाकर अंग्रेजी कर दी गई है, भारत में मूल शोध की संख्या कम हो गई है। और आज 21वीं सदी है, यह एक नॉलेज इकोनॉमी का वर्ष है। इसमें जितना ज्यादा शोध होगा वह देश उतना ही ज्यादा आगे बढ़ेगा। तो यदि हमें चाहिए भारतवर्ष को हम पुनः जो जिसकी चीज के लिए हम विख्यात थे, विश्व गुरु के पद पर आसीन थे, तो हमें उस गौरवशाली अतीत को पुनः पाना है, तो निश्चित रूप से हमें अपनी मातृभाषाओं पर, अपनी भारतीय भाषाओं पर ध्यान देना होगा। अपनी जो राष्ट्रभाषा का पद यह खाली नहीं रह सकता है। कितना बड़ा पद है, कैसे यह खाली रहेगा? तो निश्चित रूप से, और निश्चित रूप से जैसे सर ने कहा है कि हिंदी जो है भारत में सामान्य रूप से सबसे बड़े स्तर पर बोली जाने वाली भाषा है, तो निश्चित रूप से लगभग सभी लोग भारत के बोलते हैं, जो नहीं बोलते हैं वो भी सुन और समझ सकते हैं हिंदी को। तो निश्चित रूप से राष्ट्रभाषा के पद पर विराजमान होने वाली भाषा हिंदी ही है। राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक और दूरदर्शिता से पूर्व में जो गलतियां हुई हैं, जिसका परिणाम भी हम भुगत रहे हैं, तो इसको सुधारते हुए हम अपने राजनीतिक नायकों से निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमें हमारी राष्ट्रभाषा दिया जाए। और निश्चित रूप से राष्ट्रभाषा के पद पर विराजमान होने वाली हमारी हिंदी ही है, जो सबको जोड़कर, सबको प्रेम से गले लगाकर आगे बढ़ रही है।
तो सर बहुत बहुत आभार कि आपने हमें समय दिया। साथ ही मैं हमारी संस्था के जो डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी जी हैं, जो हमेशा अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ बैठे रहते हैं, और साथ ही इन्होंने इतने बड़े मंच दिया हम लोगों को कि हम अपनी भाषा के माध्यम से, अपनी संस्कृति के माध्यम से जुड़े, और जुड़े ही नहीं, हमें अपनी भाषा और संस्कृति पर गर्व करना सब सिखा रहे हैं, जो ज्यादा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो सर मैं ऐसा ही चाहूंगा कि लोक पहल के माध्यम से आपका आशीष, आपका आशीर्वाद हम अनुजों को अनवरत मिलता रहे, सदैव मिलता रहे। साथ ही आज यहाँ उपस्थित संतोष भारद्वाज जी का आदर आभार, पलाश जी का सादर आभार, साथ ही इस आज इस मंच से हमारे जुड़े हुए जितने भी राष्ट्र प्रेमी हैं, हिंदी प्रेमी हैं, भारतीय हैं, उन सभी को हमारी संस्था की तरफ से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। तो एक पहला प्रयोग है, दूसरा प्रयोग जिसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस सुंदर आभार की अभिव्यक्ति के लिए डॉक्टर विवेक मणि जी। और इस देश में गांधी कहा करते थे कि भारत के अंग्रेजी ने हिंदुस्तानी राजनेताओं के मन में इतना घर कर लिया है कि इसे अपने देश एवं इंसानियत के प्रति अपराध कर रहे हैं। तो हिंदी के प्रति जो अनन्य भक्ति का जो स्वर है, वह स्वर किसी राजनेता के घर से नहीं फूटेगा। उसका आंदोलन भी प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी के जैसे लोगों के लोकनायकत्व तो यहीं से उभरेगा, यहीं से उसके का सूत्रपात होगा उस आंदोलन का। और हमारे जैसे विवेक जैसे और डॉक्टर संतोष जी हम लोगों के बीच है, इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही लोग अगर वीड़ा उठाएंगे तो हिंदी अपने उस जो सबरी प्रतीक्षा करती रही राम की, और वो पूछा सबरी ने कि तुम हमारे लिए आए हो या युद्ध करने के लिए आए हो? उन्होंने कहा नहीं, हम तो वन में आए थे, युद्ध तो अपने हो गया, रावण पराजित हो गया, अपने अभिमान के कारण गया, लेकिन हम तुमसे मिलने आए हैं और जितने खरदूषण हैं उनका विनाश करने आए हैं। तो हिंदी के जितने विरोधी खरदूषण हैं और ये जो देश का जो ये प्रदूषण है, इससे दूर लड़ने का प्रयास प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी के नायकत्व में ही, ऐसे ही अभिभावकत्व में होगा, ऐसे ही लोगों से होगा। कोई आम आदमी, कोई नेताओं से अपेक्षा हम नहीं कर सकते। हम सबका, अखिलेश जी, हम सबका दायित्व है कि हम इसके लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से एक अच्छा प्रयास करें और निश्चित रूप से सफल हों। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो अलगू राय शास्त्री हो, कमलापति त्रिपाठी हो, इनका अपना प्रयास रहा है हिंदी भाषा के शब्दों के गढ़ने में, प्रशासनिक शब्दों में कमलापत जी ने योगदान दिया। अलगू राय शास्त्री तो अपना दरिद्रता में जीवन व्यतीत करते हुए संविधान सभा में गए और सांसद रहे और उसी तरह गुजर गए, लेकिन उन्होंने कभी अंग्रेजी जानते थे लेकिन कभी अंग्रेजी संसद में नहीं बोली। ऐसे ही जब अलगू राय शास्त्री होंगे तभी इस देश का उत्थान होगा। सर, आप हमारे मंच पर आए, आपका पाठे, आपका उद्बोधन, आपकी चेतना, आपने जिस चैतन्य का स्पर्श सभी को कराया है वो अद्भुत है। मैं केवल ये प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं स्वयं अभिभूत था। शब्द शब्द जब आपका हमारे मस्तिष्क पर चोट कर रहे थे, हमारे चैतन्य को जागृत कर रहे थे, वो एक सुधी श्रोता ही उसकी अनुभूति और अभिव्यक्ति कर सकता है। जिस तरह इतिहास के अनेक मोड़ों से होकर हम लोग गुजरे हैं, हमने राम बहादुर राय जी की किताब का दिग्दर्शन कराया, आपने कमलापत त्रिपाठी जी का वाचन, आपने बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक की परिचर्चा की, रजनीकांत पुराणिक की पुस्तक की परिचर्चा की। हम कैसे भाषा आध्यात्मिक शक्ति है, राष्ट्र अगर राष्ट्र देह है तो उसकी प्राणवायु भाषा है। एक एक शब्द वो सब मंत्र थे, एक ऋषि के मंत्र के सदृश थे। और हमने, हमारा सौभाग्य है कि उस मंत्र को, उस शब्द को हमने अपने रिकॉर्डिंग में माननीय आयुष त्यागी जी के नेतृत्व में और उनकी सद्भावना के कारण हम लोगों ने कैद कर लिया है। वो सारे शब्द लगातार हम प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे और एक भी व्यक्ति को जागृत करने में सफल हो जाएंगे तो प्रोफेसर श्रीनिवास त्यागी सर का आज का व्याख्यान सफल हो जाएगा। और निश्चित रूप से हम तो अपने विद्यार्थियों के बीच में ग्रुप समूह है, फेसबुक पर भी आपकी वाणी प्रतिध्वनित होगी, उसकी अनुभूज होगी। और आपका सर बहुत बहुत आभार। मेरे पास शब्द नहीं है कि हिंदी की पीड़ा, क्योंकि हिंदी का मैं अनन्य उपासक हूँ, हिंदी मेरी माँ है,
हिंदी के बिना भारत अधूरा है, भारतीयता अधूरी है, राम का रामत्व नहीं है हिंदी के बिना, कृष्ण का कृष्णत्व नहीं है, शिव का शिवत्व नहीं है। मैं हिंदी का बड़ा पोषक हूँ और आज सचमुच एक बड़े अंतराल के बाद मैं बहुत सानिध्य मुझे डॉक्टर विवेकी राय का और कुबेरनाथ राय का प्राप्त हुआ है और वह हिंदी के सलाका पुरुष हैं और हिंदी का सलाका पुरस्कार भी विवेकी राय जी का पूरा जो जितने उपन्यास हैं, मेरे दादाजी उनके परम मित्र थे और श्वेत पत्र में आरंभ ही होता है, मैं भी जेल नहीं गया, मेरा साथी तिवारी जेल नहीं गया, उनका बड़ा नैकट्य है, बड़ा आशीष है, बड़ा आशीर्वाद है, वो नहीं है। लेकिन हिंदी की पीड़ा हम लोग नित्य नूतन दिनचर्या में देखते हैं। सर, आपने बहुत दिनों के बाद यह हिंदी का यशस्वी व्याख्यान सुनने को मिला है। मैं हृदय की गहराइयों से, नैसर्गिक रूप से, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, क्योंकि अब तो लगता है कि हिंदी के बड़े बड़े साहित्यकारों से भी वो अब अपेक्षा ही नहीं रह गई है, वो बड़े बाजार में घुल मिल गए हैं। ऐसे हिंदी सेवी से आज बहुत दिनों के बाद हिंदी की बात सुनने को मिली है, मन गदगद है, भाव विभोर है, मैं स्वयं भाव विह्वल हूँ। वह हिंदी बहुत दिनों के बाद ऐसी बातें सुनने को मिली है आभासी मंच से और मैं लगातार इसका प्रचार प्रसार हिंदी माता के पुत्र होने के नाते करूंगा। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। हिंदी है तो हम सब हैं। जी सर। हिंदी है तो भारत है। निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से। इसको यहीं समाप्त किया जाए आपकी अनुमति से। बिल्कुल बिल्कुल सर, अनुमति नहीं है, आपका आशीर्वाद है, श्रेय है जो हम सबको प्राप्त हुआ है। सर, आपका कीमती समय है, आप लिफ्ट कर सकते हैं और मैं अब श्रीमान आयुष त्यागी जी से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम को समाप्त। आयुष जी, आप संतोष जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। संतोष सर के बहुत धन्यवाद। आपका सर बहुत सुंदर संचालन, माने अद्भुत